हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल PSI स्टडी में। आज हम चैप्टर 3 चालू करेंगे क्रैश कोर्स में हिंदी मीडियम के लिए। उसमें नंबर 1 टॉपिक है आपके लिए पुरुषों का जन्म तंत्र। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज, मानव जनन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुरुष का जनन तंत्र और स्त्री का जनन तंत्र। तो आज हम पुरुष का जनन तंत्र जानेंगे कि एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम में आने के लिए हम पुरुष का जनन तंत्र जानेंगे। इसमें है इस पुरुषों में एक छोटी वृषण प्रमुख जननांग होते हैं। वृषण इनके अतिरिक्त शेष सहायक जननांग तथा कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं। पुरुष के जननांगों का वर्णन मुख्य 3 भागों में किया जा सकता है। मतलब तीन भागों में किया गया है। अगर आप किताब में देखेंगे तो उसमें 2 भागों में किया गया है, लेकिन यहाँ मैंने 3 भागों में किया गया है, क्योंकि यहाँ सहायक अंग अलग है और तुम्हारा जननांग वृषण है वो अलग है, और तुम्हारी जो सहायक ग्रंथि है वो अलग है। तो मैंने तीनों में इसलिए अलग कर दिया क्योंकि उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कौन सी चीज कहाँ पर है। इसमें नंबर 1 है प्राथमिक जननांग। इसे हम प्राथमिक जननांग के नाम से जानते हैं। प्राथमिक जननांग होता है वृषण। अब वृषण क्या होता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ चित्र में। आज हम वृषण के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे आपके सहायक जननांग के बारे में, फिर सहायक ग्रंथियों के बारे में अगले पार्ट में जानेंगे। आज हम जानेंगे वृषण क्या होता है। यह है आपका एक वृषण। वृषण होता है, ये एक जोड़ी मनुष्य के अंदर होते हैं। एक जोड़ी क्या होते हैं वृषण, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। ये आपके एक जोड़ी वृषण हो गए। और जो कि आपको जो कि बाहर दिखाई दे रहा, हम इसे बोलते हैं वृषण कोश। ये एक थैली, ये आपकी थैली नुमा है जिसमें जो वृषण होते हैं ये सेफ्टी से रहते हैं, आपके इससे सेफ्टी से रहते हैं। लेकिन जो इसका जो तापमान होता है, तापमान 2 से लेकर 2.5 डिग्री तक होता है। शरीर के तापमान से इतना कम होता है। जैसे शरीर का आपका 40 है तो 40 से लगभग आपका होगा 37 करीब 38 करीब के, इतना कम होता है शरीर से। 2 से 3 2 से 2.5 हो सकता है। अब हम एक वृषण के बारे में जानेंगे। तो आपके 2 वृषण हम, लेकिन आज हम एक वृषण के बारे में जानेंगे। यह है आपका एक वृषण, इसे मैंने बना लिया है यहाँ पर एक वृषण। एक वृषण बनाने के बाद जो कि आप इसके अंदर देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम वृषणीय पिंडक। क्या क्या बोलते हैं इसे, हम इसे बोलते हैं वृषणीय पिंडक। इन वृषणीय पिंडकों की संख्या लगभग एक वृषण के अंदर 200 से 250 होती है, लेकिन मैंने यहाँ आपको खाली 4 दिखाए क्योंकि मुझे अभी इसका आगे को और प्रोसेस समझाना है, इसलिए जगह ज़्यादा मतलब कम थी इस वजह से। ये लगभग 200 से 250 होते हैं क्या वृषण पिंडकीय वृषण के अंदर। और एक वृषणीय पिंडक के अंदर का अब हम स्ट्रक्चर जानेंगे क्या क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है वृषण पिंडक। अब वृषण पिंडक के अंदर 3 नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। इसके अंदर 3 नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम शुक्रजनक नलिका कहते हैं। आप देख सकते हैं जो कि ब्लू ब्लू जो लाइन से हो रही हैं आपकी, ये होती है आपकी शुक्रजनक नलिका। ये 1 से 3 तक होती हैं। कितनी होती हैं? ये 1 से 3 तक होती हैं एक वृषणीय पिंडक में। 1 से 3 तक होती है, हम इसे बोलते हैं शुक्राणुजनक कोशिका। शुक्राणुजनक कोशिका के अंदर जो कि बाकी जो कि खाली जगह बचती है, हम इसे खाली जगह को बोलते हैं अंतरालिक कोशिका या लैंडिंग कोशिका। जो कि आप देख रहे हैं जो कि हरी हरी पेन से हो रही हैं, जो कि खाली जगह बचती हैं। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है नर हार्मोन उत्पन्न करना। क्या क्या करना? नर हार्मोन उत्पन्न करना, जैसे टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा है एंड्रोजन और इत्यादि हार्मोन उत्पन्न करना। इसका काम होता है अंतरालिक कोशिका लैंडिंग कोशिका का कार्य होता है। अब इसमें आपकी बचती है एक और चीज,
आपकी इसमें एक चीज ये बचती है जो कि आपकी शुक्रजनक कोशिकाएं होती हैं। शुक्रजनक कोशिका के अंदर दो कोशिका और पाई जाती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक पेन है, अगर मैं इस पेन को बीच में से काटता हूँ तो आप देखेंगे इसे काटने के बाद इसका जो हिस्सा होगा ऊपर का वो ऐसे गोल होगा। क्या होगा, वो गोल हिस्सा होगा, जैसे आप पेन का हिस्सा देख रहे हैं। इसलिए जब काटेंगे इसे तो इसके दो मतलब इसके दो हिस्से होते हैं। जब जब हम इसे शुक्रजनक नलिका एक शुक्रजनक नलिका को काटते हैं, एक शुक्रजनक नलिका काटने के बाद इसमें दो दो शुक्र दो कोशिकाएं और उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे एक तो मैंने जीरो से और एक क्रॉस से दर्शाया, नंबर वन बोलते हैं इसे शुक्र जन कोशिका और दूसरी होती है स्टोरल कोशिका। शुक्र जनन कोशिका नर हार्मोन उत्पन्न करती है, ये भी क्या करती है, नर हार्मोन उत्पन्न करती है। और ये इसमें सर्टोली कोशिका, इसका कार्य होता है शुक्रजनक कोशिका के जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं उन्हें पोषण प्रदान करना। क्या करना, पोषण प्रदान करना। स्टोरल कोशिका का यह कार्य होता है पोषण प्रदान करना। अभी ये मैंने आपको बताया बिरसड़ीय पिंडक। एक बिरसड़ीय पिंडक कंप्लीट होने के बाद यहां से एक नली निकलती है जिसे हम कहते हैं रीस्टेट कोशिका कहते हैं, यहां से निकलती है। जबकि इस नलिका को रीस्टेट कोशिका कहते हैं। जबकि आगे बढ़ती है तो हम इसे शुक्रवाहिका कहते हैं कि शुक्रवाहिका कोशिका जो नर हार्मोन होते हैं इसमें से उत्पन्न होने के बाद इसमें पहुंचते हैं अधिवर्षण में। अधिवर्षण में पहुंचने के बाद उसके बाद ये यहाँ से निकलने के बाद ये आते हैं आपके मूत्र मार्ग में। उसे मूत्र मार्गों को कहते हैं हम शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं हम इसे, शुक्रवाहिनी कहते हैं। कि अब आपको पूरा बिरसड़ का एक चित्र समझ में आ गया। अब मैं आपको इसे नोट्स के द्वारा समझाता हूं। आपको जो कि चित्र है इसे खींच लेना, ठीक है ना, क्योंकि आपके अगर पास बुक हो तो आप बुक में से ही बना सकते हैं, लेकिन आप किसके पास बुक नहीं है तो स्ट्रक्चर एग्जाम में ऐसे ही बना कर आना है। ये नहीं कि इसके अंदर जैसे मैंने बताया उसे 200 से 250 बिरसड़ पिंडक होते नहीं, आप उसमें 2, 4 या 5 पिंडक बनाइए ना, कोई टेंशन नहीं है। बिरसड़, बिरसड़ होती क्या चीज है, अभी मैंने आपको बिरसड़ के बारे में समझाया था। बिरसड़ होता क्या चीज है। अब आप देखेंगे पुरुषों में बिरसड़ प्राथमिक लैंगिक है। शरीर में बिरसड़ उदर गुहा के बाहर एक थैली दानी में स्थित होता है। जो मैंने अभी आपको परत दिखाई थी उसके बाहर, उसे हम बिरसड़ कोष कहते हैं, उसे हम थैलीदानी कहते हैं, जिसमें बिरसड़ कोष कहते हैं। बिरसड़ कोष बिरसड़ों के तापमान को शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 या 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है। मतलब वो उसे इतना कम होना चाहिए जो शुक्रवाहिनी के लिए आवश्यक है। मतलब उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो इतना शरीर से ठंडा रहना चाहिए। काम मतलब जो उसका वर्क होता है करने का, वो इतने ठंड में ही वर्क करता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर। वयस्कों में प्रत्येक बिरसड़ अंडाकार होता है, जिनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। किसकी होती है, ये बिरसड़ की लंबाई और चौड़ाई होती है। इसका भार लगभग आवरण से ढका रहता है। मतलब जो 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 इसका आवरण होता है बाहर से, जो बाहर से जो ढका रहता है उसे आवरण कहते हैं। प्रत्येक बिरसड़ में लगभग 250 कक्ष होते हैं। क्या होते हैं, 250 कक्ष होते हैं, जिसे मैंने अभी बताया था बिरसड़ीय पिंडक। मैंने क्या बताया अभी आपको, बिरसड़ीय पिंडक कहते हैं, उन्हें कक्ष भी कहते हैं, जिन्हें बिरसड़ पालिका कहते हैं। पालिका या बिरसड़ कक्ष कहते हैं, वो बिरसड़ पिंडक कहते हैं। प्रत्येक बिरसड़ पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडली शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जिन्हें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें हम नर जन्म कोशिका और शुक्राणु जनन कोशिका और स्टोरिस कोशिका के नाम से कहते हैं। मैंने अभी आपको ये समझाया था, कहते हैं।
शुक्राणु जनन कोशिका कहते हैं। शुक्राणु जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि स्टोरल कोशिका शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। आपका नीचे लिख रहा है कि पोषण प्रदान करती है। शुक्रजनक नलिका के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहा जाता है। मैंने अभी आपको क्या बोला था, अंतराली कोशिका या लैंडिंग कोशिका कहते हैं जो जो उसके बाहर का होता है। इनमें छोटी छोटी दो रुद्र बाह्यिक और अंतराली कोशिका या जिसे लैंडिंग कोशिका होती है। मैंने अभी आपको बताया लैंडिंग कोशिका होती है। ये नर हार्मोन उत्पन्न करती हैं जो पुरुष की सहायक जननांग ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करते हैं। आपका ये एक पूरा विश्लेषण कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको दूसरे मतलब जो इसका दूसरा भाग आएगा, मैं आपको उस दूसरे भाग में इसके सहायक जननांग और इसकी सहायक ग्रंथियों के बारे में बताऊंगा कि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इससे एक अगली वीडियो में।